नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी है झूठे आरोप। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी शुरू करते हैं। मैडम, मेरा क्या कसूर है जो मैं सज़ा भुगत रही हूँ? रूपा ने मुझसे पूछा। रूपा के पति ने तलाक का केस दायर कर दिया था। उसी का नोटिस लेकर वह मेरे पास केस की पैरवी करवाने आई थी। उसके पति ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। रूपा की माँ उसके साथ आई थी। उसने कहा रूपा के ससुराल वालों ने बिना दहेज लिए विवाह किया था। उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी। रूपा नाम के अनुरूप सुंदर थी। जब रूपा छोटी थी तब उसकी माँ की सहेली ने रूपा के गोरा होने के रंग को देखकर एक शर्त लगाई थी, यदि तुम्हें इससे गोरा दामाद मिला तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी। उसने जब पाँव पखराई के समय रुपेश के गुलाबी पाँव देखे तो चुपचाप 1000 रुपये का नोट रूपा की माँ को पकड़ा दिया। रुपेश का परिवार संपन्न था। वे ढेर सारे कपड़े और गहने लाए थे। नेक भी बढ़ चढ़कर दिए थे। रूपा के घर से उन्होंने किसी भी तरह का सामान नहीं लिया था। रूपा के मायके वाले इस विवाह की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। रूपा की सहेलियां रूपा के भाग्य की सराहना तो कर रही थी, पर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। हंसी खुशी के वातावरण में रूपा ससुराल चली गई। रूपा अपने सुंदर पति को देख देख कर उसे बात करने को आकुल हुए जा रही थी, पर रुपेश उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। ससुराल पहुंचकर ढेर सारे रीति रिवाजों को निपटाते निपटाते 2 दिन लग गए। रूपा अपनी सास, ननंद व जेठानियों से घिरी रही। उस के खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया। फिर सब ने घूमने का कार्यक्रम बनाया। 10-12 दिन इसी में लग गए। रूपा की ननंद ने अपना घर छोड़ दिया था और उसका तलाक का केस चल रहा था। वह मायके में रहती थी। इस बार रुपेश के कमरे में एक और पलंग लग गया था। डबल बेड पर रूपा अपनी ननंद के साथ सोती थी व रुपेश अलग पलंग पर सोता था। रुपेश को उसकी माँ व बहन अकेला छोड़ती ही नहीं थी जो रूपा उससे बात कर सके। 1-2 माह तक तो ऐसा ही चला। फिर ननंद के दोस्त प्रमोद का घर आना जाना बढ़ने लगा। धीरे धीरे सास ननंद ने रूपा को प्रमोद के पास अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। रुपेश का तो पहले जैसा ही हाल था। एक दिन जब रूपा प्रमोद के लिए चाय लाई तो उसने रूपा का हाथ पकड़कर अपने पास यह कहकर बिठा लिया, अरे भाभी, देवर भाभी पर अधिकार होता है। मेरे साथ बैठो। जो तुम्हें रुपेश नहीं दे सकता वह मैं तुम्हें दूंगा। रूपा किसी प्रकार हाथ छुड़ाकर भागी। उसने उसकी सास से शिकायत की। सास ने प्रमोद को तो कुछ नहीं कहा। रूपा से वही बोली, तो इसमें हर्जी क्या है? देवर भाभी का रिश्ता ही मजाक का होता है। रूपा सन्न रह गई। वह आधुनिक जरूर थी, पर उसका परिवार संस्कारी था और यहाँ तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। प्रमोद की छेड़खानी बढ़ने लगी। उसे सास व ननंद का प्रोत्साहन जो था। एक दिन रूपा ने चुपके से पिता को फोन कर दिया। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर वे रूपा को मायके ले आए। रूपा ने रो रो कर
अपनी माँ जैसी भाभी को सब कुछ बता दिया तो परिवार वालों को संपन्न परिवार के सुदर्शन सुपुत्र की नपुंसकता का ज्ञान हुआ। चूँकि यह ऐसी बात थी जिससे दोनों परिवारों की बदनामी थी, इसलिए वे चुप रहे। एक माह बाद सास ननंद रूपेश को लेकर रूपा को लेने आई तो रूपा की माँ व भाभी ने उन्हें आड़ो हाथे लिया। सास तमा तमा कर बोली, तुम्हारी लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, हमारे लड़कों को दोष देती है। रूपा की माँ बोली, यदि ऐसा ही है तो अपने लड़के की यही डॉक्टरी जांच करवाओ। इस पर सास ननंद ने अपना सामान उठाया और गाड़ी में बैठकर चली गई। इस बात को लगभग 10 माह गुजर गए। रूपा के विवाह को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे। रूपेश की ओर से तलाक का केस दायर कर दिया था। रूपा के प्रमोद के साथ संबंधों को आधार बनाया गया था और प्रमोद भी पक्षकार बनाया था ताकि प्रमोद रूपा के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर रूपा को बदचलन सिद्ध कर सके। मेरे लिए रूपा का केस नया नहीं था। इस प्रकार के प्रकरण में मैंने अपने साथी वकीलों से सुने थे और कई मामले सामाजिक संगठनों के माध्यम से सुलझाए भी थे। इस प्रकार के मामलों में 2 ही हल हुआ करते हैं, या तो चुपचाप एक पक्षीय तलाक ले लो या विरोध करो। दूसरी स्थिति में औरत को अदालत में विरोधी पक्ष के बेहुदा प्रश्नों को झेलना पड़ता है। मैंने रूपा से नोटिस ले लिया, उसे दूसरे दिन आने को कहा। सोच विचार कर मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अलग से नपुंसकता के आधार पर केस लगाने के बजाय मैं इसी में प्रतिदावा लगा दूं। हिंदू विवाह अधिनियम में इसका प्रावधान भी है। दोनों पक्षकार हिंदू हैं और विवाह भी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ है। दूसरे दिन रूपा, उसकी माँ व भाभी आई तो मैंने उन्हें समझा दिया कि हम लोग उनके प्रकरण का विरोध करेंगे, साथ ही उसी प्रकरण में रूपेश की नपुंसकता के आधार पर तलाक लेंगे। इस लिए पहले रूपा की जांच कराकर डॉक्टरी प्रमाण पत्र ले लिया जाए। पूरी तैयारी के साथ मैंने पेशी के दिन रूपा का प्रतिदावा न्यायालय में पेश कर दिया। साथ ही एक आवेदन कैमरा प्रोसीडिंग का भी लगा दिया, जिसमें सुनवाई के समय मात्र जज और पक्षकार ही रहे और इस प्रक्रिया का निर्णय कहीं प्रकाशित न हो। जब प्रतिदावा रूपा की सास ननंद को मिला तो वे बहुत बौखलाई। उन्हें अपने लड़के की कमजोरी मालूम थी। प्रमोद को इसीलिए परिचित कराया गया था ताकि रूपा उससे गर्भवती हो जाए तो रूपेश की कमजोरी छिप जाए और परिवार को वारिस मिल जाए। मैंने न्यायालय से यह भी आदेश ले लिया कि रूपेश की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए। इधर उधर बहुत हाथ पैर मारने पर जब रूपा की सास ननंद थक गई तो समझौते की बात लेकर मेरे पास आई। रूपा के पिता भी बदनामी नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने विवाह का पूरा खर्च व अदालत का खर्च उनसे रूपा को दिलवाकर राजीनामा तलाक का आवेदन लगवा दिया। विवाह होने से मुकदमा चलने तक लगभग 2.5 वर्ष हो गए थे। रूपा को भी मायके आए लगभग 1.5 वर्ष हो गए। इसीलिए राजीनामे से तलाक का आवेदन स्वीकार हो गया। दोनों पक्षों की मान मर्यादा भी कायम रही। इस निर्णय के लगभग 5-6 माह बाद मैं कार्यालय में बैठी थी।
तभी रूपा एक सांवले से युवक के साथ आई। उसने बताया वह उसका पति है, स्थानीय कॉलेज में पढ़ाता है। 2 माह पूर्व उसने कोर्ट मैरिज की है। उसकी माँ ने कहा, हिंदू संस्कार में स्त्री एक बार ही लग्न वेदी के सामने बैठती है, इसलिए दोनों परिवारों की सहमति से उनकी कोर्ट मैरिज हो गई। रूपा मुझे रात्रि भोज का निमंत्रण देने आई थी। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी, यदि मैंने औरत के दर्द को महसूस कर यह कानूनी रास्ता न अपनाया होता तो बेचारी रूपा की क्या हालत होती। अदालत में दूसरे पक्ष का वकील उसे गंदे गंदे प्रश्न पूछता। वह उत्तर न दे पाती तो रूपेश को उसके दुराचारणी होने के आधार पर तलाक मिल जाता। फिर उसे जीवन भर के लिए बदनामी की चादर ओढ़नी पड़ती। सास ननद की करनी का फल उसे जीवन भर भुगतना पड़ता। जब तक औरत अबला बनी रहेगी, उसे दूसरों की करनी का फल भुगतना पड़ेगा। समाज में उसे जीना है तो सिर उठाकर जीना होगा। धन्यवाद।